Hello students. Now next question we are starting, that is question number 21. क्लास वर्क के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए. नाउ होमवर्क सेक्शन स्टार्ट करें. एंड होमवर्क सेक्शंस के अंदर आगे के जो क्वेश्चंस है शॉर्ट सम्स और इजी क्वेश्चंस है वैसे. सो 21 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं. आगे के क्वेश्चंस बाद में हम कर लेंगे. 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते. The balance sheet of company Sun Limited for the year ended 31st March 2006 and 2005 where summarized follow. आपको कोई कंपनी की 2 साल की बैलेंस शीट दी है, 2006 एंड 2005 2 साल की आपको बैलेंस शीट दी है, जिसमें सबसे पहले देखो इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन, रिजर्व्स के अंदर P&L बैलेंस इज गिवन, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, टैक्सेशन, डिविडेंड पेबल गिवन, फिक्स एसेट्स के अंदर है प्रीमाइसेस, फर्नीचर, व्हीकल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट्स में है स्टॉक डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस. फिर आपको P&L, इसके बाद आपको P&L दिया है. P&L के अंदर प्रॉफिट, P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2006 गिवन. इसमें सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन 4500. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको पूरा P&L अकाउंट नहीं दिया है, आपको P&L अकाउंट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और सीधा P&L सीधा स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, PBT से स्टार्ट हो रहा है. इसमें से माइनस किया है टैक्सेशन. जब भी आप P&L अकाउंट में यहाँ पे टैक्सेशन देखो तो आपको समझने का कि P&L में टैक्सेशन का मीनिंग क्या होता है. तो ये टैक्स प्रोविजन होता है, ये टैक्स पेड नहीं होता है. ये इसको क्या समझेंगे, ये टैक्स प्रोविजन है. P&L में कभी भी टैक्स पेड नहीं होता, P&L में हमेशा टैक्स प्रोविजन की फिगर होती है. इसके बाद आंसर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT आंसर है. इसमें से डिविडेंड माइनस करो तो आंसर आता है रिटर्न प्रॉफिट. और उसके बाद रिटर्न प्रॉफिट के बाद आपको असेट्स की इन्फॉर्मेशन दी है. इसमें एक है फिक्चर्स और एक है व्हीकल्स. ये एडजस्टमेंट है इनफैक्ट. तो एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको फिक्चर्स और व्हीकल की इन्फॉर्मेशन दी है. इसमें फिक्चर्स का डिप्रिशिएशन है 1000 और व्हीकल्स का डिप्रिशिएशन है 2500. डिस्पोजल्स के अंदर, डिस्पोजल का मीनिंग होता है सेल्स, तो यहाँ पे आपको सेल्स की इन्फॉर्मेशन दी है. तो सेल्स की इन्फॉर्मेशन है प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल. प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल का मीनिंग क्या होता है, प्रोसीड्स मीनिंग सेल्स वैल्यू. तो सेल वैल्यू आपको क्वेश्चन में सेल्स में यहाँ पे देखो फिक्चर्स में सेल वैल्यू 0 है, फिक्चर को सेल नहीं किया था, बट व्हीकल को सेल किया है कितने में 1700. और इसकी WDV वैल्यू, WDV की वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, बुक वैल्यू. WDV वैल्यू, बुक वैल्यू कितना था 1000, व्हीकल की बुक वैल्यू कितनी थी 1000. तो 1700 सेल वैल्यू, इसमें 1000 माइनस करो तो 700 रुपये क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल. ठीक है. एंड क्वेश्चन आपको पूछा है प्रिपेयर व्हाट, तो प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2006. आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. ठीक है. सो दिस आर द इन्फॉर्मेशंस गिवन. और एडजस्टमेंट्स के अंदर और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है. एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में आपको इतना दिया है, डेप्रिसिएशन की फिगर आपको दी है अलग से, और सेल्स की इन्फॉर्मेशन दी है. सेल्स में भी व्हीकल का सेल्स है, फिक्चर्स का कोई सेल नहीं हुआ है. ठीक है. तो ये एक कैलकुलेशन डन, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने. इसके बाद स्टेटमेंट बनाते हैं. तो मैंने फॉर्मेट रेडी किया है. आप सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए. इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए. इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. अब कैलकुलेशन हमें स्टार्ट कहाँ से करने का, तो मैंने आपको हमेशा बोला है प्रॉफिट हमेशा इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे. तो इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा नेट प्रॉफिट एज फॉर P&L लेते हैं, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं. नेट प्रॉफिट एज फॉर P&L कौन सा लेने का, तो नेट प्रॉफिट एज फॉर P&L आपको लेने का एज पर द बैलेंस शीट, नॉट एज पर द P&L अकाउंट. अब एज पर द बैलेंस शीट आप देखो तो P&L की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले प्रीवियस करंट ईयर की फिगर है और बाद में प्रीवियस ईयर की फिगर है. तो करंट ईयर का P&L है 5000 और करंट ईयर का P&L बैलेंस है 5000 और प्रीवियस ईयर का है 4000. तो डिफरेंस करो तो P&L का बैलेंस कितना हुआ, 1000 हुआ. और वहाँ से अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 1000 P&L के बैलेंस से. अब इसको अगर आप P&L के बैलेंस से P&L अकाउंट से मैच करो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. तो P&L अकाउंट में आपको प्रॉफिट दिया है 4500, इसमें से टैक्सेशन की वैल्यू 1500 माइनस की है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 3000. इसमें से डिविडेंड माइनस किया, तो डिविडेंड माइनस करने के बाद आप P&L का फाइनल आंसर देखो, प्रॉफिट कितना आ रहा है 1000. ये जो 1000 का प्रॉफिट है, अब बराबर ध्यान से सुनिएगा, 1000 का जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है दैट इज आफ्टर अप्रोप्रिएशन. क्योंकि आप देखो ये प्रॉफिट 1000 फाइंड करने के लिए डिविडेंड की जो वैल्यू है 2000 रुपये, ये डिविडेंड माइनस करने के बाद ये 1000 का प्रॉफिट फाइंड किया है. तो बिफोर अप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट है ना वो 3000 है. अप्रोप्रिएशन के पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है 3000 एंड अप्रोप्रिएशन के बाद का जो प्रॉफिट है वो कितना है 1000. अब क्वेश्चन हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट में P&L का जो डिफरेंस है वहाँ से स्टार्ट करेंगे. और बैलेंस शीट के अंदर जो P&L का डिफरेंस है ना वो 3000 नहीं है, वो 1000 है. तो हम क्वेश्चन 1000 से स्टार्ट करेंगे. ओके. अगर आपको 3000 से स्टार्ट करना हो तो आप कर सकते हैं. कहीं आपको सॉल्यूशन मॉड्यूल के अंदर ICI के और कहीं और बुक्स में आपको सॉल्यूशन 3000 से भी स्टार्ट किया हुआ मिलेगा, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आंसर भी करेक्ट है. बट अगर आप 3000 से स्टार्ट करोगे तो फिर उस सिचुएशन में 3000 में 2000 डिविडेंड माइनस हुआ ही नहीं है. तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट 3000 से स्टार्ट करो, अगर प्रॉफिट P&L का 3000 लेके अगर आप स्टार्ट करते हो तो फिर डिविडेंड जो हम प्लस करते P&L में वो आप नहीं कर पाएंगे.
बराबर। अगर आप 1000 से स्टार्ट करोगे तो डिविडेंड पीएनएल में प्लस होगा, 2000 रुपये का डिविडेंड पीएनएल में प्लस होगा अगर आप 1000 से स्टार्ट करते हो। बट अगर आप 3000 से स्टार्ट करते हो तो आपको डिविडेंड की इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस करने की जरूरत पीएनएल में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, मैं आपको बैलेंस शीट से स्टार्ट करने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि भाई डिविडेंड एड बैक करूँ कि ना करूँ। जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी एक अप्रोप्रिएशन होता है, आपको पता है, पीएनएल में से जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करो तो दैट इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व में अगर आपने पीएनएल जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर किया है तो वो भी हम पीएनएल में एड बैक करते हैं। बट अगर आप बिफोर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से स्टार्ट करो, जैसे ये 3000, अगर आप बिफोर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से स्टार्ट करो तो फिर जनरल रिजर्व में जो प्रॉफिट ट्रांसफर हो वो भी एड बैक नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि जनरल रिजर्व ऐड करे कि ना करे, डिविडेंड ऐड करे कि ना करे। तो ये सारी चीज़ें ऐड हमेशा होगी अगर आप आफ्टर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से स्टार्ट कर दो। सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि डिविडेंड ऐड करूँ, इस क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में नहीं किया था, कोई क्वेश्चन में जीआर ऐड किया, कोई क्वेश्चन में नहीं किया, ये कन्फ्यूजन आपको होगा ही नहीं अगर आप आफ्टर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लेके स्टार्ट करते हो। सो 3000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट के डिफरेंस से, बैलेंस शीट के पीएनएल के डिफरेंस से जो 1000 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट एज फॉर पीएनएल अकाउंट कितना था, तो नेट प्रॉफिट एज फॉर पीएनएल अकाउंट था 1000 रुपीज़। ओके, इसके बाद पीएनएल के प्रॉफिट्स हमने स्टार्ट किया। इसके बाद क्वेश्चन में आपको पहले बैलेंस शीट दी है और उसके बाद पीएनएल दिया है, तो आप पहले पीएनएल पढ़ो, पहले बैलेंस शीट पढ़ो, जो करना हो कर सकते हैं। और इवन एडजस्टमेंट भी एक है, एक एडजस्टमेंट आपको दिया है, कौन सा, डेप्री वाला। और डेप्री के साथ साथ वो सेल के व्हीकल सेल की एक इन्फॉर्मेशन दे दी। तो पहले सपोज चलो एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते, उसके बाद ये वाला जो ट्रांजेक्शन है डेप्री वाला और सेल्स की फिगर उसको पहले कंप्लीट कर ले, तो उसको क्लियर करने के बाद बैलेंस शीट पे जाते हैं। तो इसमें एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपको डेप्री दिया है फिक्चर्स का 2000 और व्हीकल्स का 2500। तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 3500। अभी डेप्रिसिएशन जो है ये नॉन कैश एक्टिविटी होता है और पीएनएल में डेबिट भी होता है। तो पीएनएल में डेबिट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर लेते हैं। क्रेडिट मीनिंग क्या करते हैं, प्लस। तो इसकी एक इफेक्ट डेप्रिसिएशन की आएगी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में। यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में डेप्री ऑन फिक्स असेट दोनों का टोटल करके मैं लिख लेता हूँ। डेप्री ऑन फिक्स असेट कितना था, 3500। टोटल डेप्रिसिएशन दोनों का, दोनों फिक्स असेट्स का टोटल डेप्रिसिएशन था 102500, टोटल था 3500, जिसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद ये डेप्रिसिएशन की इफेक्ट फिक्चर अकाउंट और व्हीकल अकाउंट्स में भी आएगी। तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखो तो फिक्चर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग है 11000, क्लोजिंग है 17000 फिक्चर्स का, और व्हीकल्स का ओपनिंग है 8000 और क्लोजिंग है 1200। ओके, फिक्चर्स के अंदर आपको ये नहीं बोला कि सेल किया था, बट व्हीकल्स के अंदर आपको ये बोला कि सेल हुआ था। फिक्चर्स में सेल नहीं हुआ है बट व्हीकल में सेल हुआ है, एंड व्हीकल में सेल हुआ तो व्हीकल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और फिक्चर्स में ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस आप देखो 11000 एंड 17000। तो डेप्रिसिएशन करने के बाद तो वैल्यू कम होनी चाहिए। 11000 में से ओपनिंग 11000 है, अगर उसमें से डेप्री माइनस करूँ तो वैल्यू कम होनी चाहिए, उसकी जगह ये तो वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका मीनिंग आपको फिक्चर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और वहाँ से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि और कुछ फिक्चर का परचेज किया है, और अगर परचेज किया है ऑब्वियसली किया होगा तो उसकी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए 2 अकाउंट एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्किंग कर लेते, अकाउंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिक्चर अकाउंट और व्हीकल अकाउंट्स। तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स बना देता हूँ मैं, 2 अकाउंट रेडी अपने पास। एक फिक्चर्स अकाउंट, हेडिंग्स दे देते हैं, एक फिक्चर्स अकाउंट और सेकंड व्हीकल अकाउंट। फिक्चर अकाउंट एंड व्हीकल अकाउंट, ठीक है। तो फिक्चर अकाउंट और व्हीकल अकाउंट 2 अकाउंट बन गए। अब फिक्चर अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग क्या होगा वो चेक कर लेते। तो फिक्चर्स का ओपनिंग है 11000, फिक्चर्स का ओपनिंग 11000, क्लोजिंग 17000। तो 11000 17000 ओपनिंग क्लोजिंग शो कर लेते। सबसे पहले फिक्चर्स का ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11000 और फिक्चर्स का क्लोजिंग 17000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 17000 फिक्चर्स का ओपनिंग क्लोजिंग। और व्हीकल्स का ओपनिंग क्लोजिंग, तो व्हीकल्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग है 8000, क्लोजिंग है 12500, 8000 एंड 12500। तो यहाँ पे व्हीकल्स में ओपनिंग डेबिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 और क्लोजिंग बैलेंस 12500,
क्लोजिंग बैलेंस 12,500। सो फिक्चर्स का और व्हीकल का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। अब डेप्रीशिएशन की एंट्री पास कर लेते हैं। डेप्री एक बार वापस चेक कर ले, डेप्री कितना था। तो एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको डेप्री बोला था 1,02500, तो डेप्री की एंट्री यहाँ पे अकाउंट्स में पास कर लेते। फिक्चर्स में 1000 का डेप्री था, सो डेप्री की एंट्री यहाँ पे आएगी, डेप्री टू फिक्चर्स 1000 और डेप्री टू फिक्चर्स 1000, और व्हीकल के अंदर डेप्री था 2500, तो उसकी डेप्री की एंट्री आएगी डेप्री टू व्हीकल इसमें डेप्री की एंट्री आएगी डेप्री टू व्हीकल अकाउंट 2500। ओके, सो ये फिक्चर्स और व्हीकल की एंट्री होगी, आई मीन डेप्रीशिएशन की एंट्री होगी फिक्चर और व्हीकल में। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में आगे देखें तो सेल्स की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। सेल्स में व्हीकल सेल नहीं हुआ, फिक्चर सेल नहीं हुआ है, बट व्हीकल सेल हुआ है। व्हीकल को सेल कितने में किया था, तो 1700 की बुक वैल्यू का व्हीकल था, और उसको 1000 की बुक वैल्यू का व्हीकल था जिसको 1700 पे सेल किया था और 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो 1700 में व्हीकल सेल हुआ था, तो 1700 व्हीकल सेल्स की एंट्री यहाँ पे आएगा। सेल्स की एंट्री बाय बैंक अकाउंट, पहले एंट्री कर लेते फिर कैश फ्लो में इफेक्ट देंगे। सेल्स की एंट्री होगी बैंक टू व्हीकल अकाउंट, बैंक टू व्हीकल कितने में 1700, सेल्स की एंट्री बैंक टू व्हीकल 1700, और व्हीकल सेल करने पे प्रॉफिट हुआ था 700 रुपये का। तो व्हीकल सेल का जो प्रॉफिट हुआ था 700 रुपये का, तो यहाँ पे 700 रुपये प्रॉफिट की एंट्री भी पास कर लेंगे। सो यहाँ पे 700 रुपये प्रॉफिट की एंट्री, दो एंट्री होगी यहाँ पे, एक सेल्स की एंट्री व्हीकल की बैंक टू व्हीकल, और प्रॉफिट की एंट्री व्हीकल टू पीएनएल। ठीक है, अब इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट क्या देंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1700 में व्हीकल सेल हुआ था, तो व्हीकल को 1700 पे सेल किया, तो इसको सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। व्हीकल सेल करना एंट्री था बैंक टू व्हीकल, व्हीकल में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, मीनिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसको सेल किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो शो करेंगे। सो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इसको शो करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल 1700, और इसमें 700 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था, ये प्रॉफिट कहाँ पे शो करेंगे, तो प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट किया होगा, जबकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो पीएनएल में इसको क्रेडिट किया होगा, तो पीएनएल में वापस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रिवर्स करेंगे। डेबिट का मीनिंग क्या होता है, माइनस। तो इसको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में इसको यहाँ पे शो करेंगे, प्रॉफिट ऑन व्हीकल्स 700, प्रॉफिट ऑन व्हीकल्स दैट इज 700 प्रॉफिट ऑन व्हीकल्स। ठीक है, सो एक ये एडजस्टमेंट हो गया व्हीकल का। ओके, इसके बाद व्हीकल सेल हो गया, उसकी दो एंट्री बैंक टू व्हीकल, और व्हीकल का प्रॉफिट जो था व्हीकल टू पीएनएल, वो पीएनएल में क्रेडिट हुआ होगा तो हमने माइनस कर दिया। सो एडजस्टमेंट वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट से रीड करना स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट बैलेंस शीट और फिर पीएनएल का एक एक पॉइंट रीड करेंगे। पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से 60,000 हो रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी शेयर्स 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो इक्विटी शेयर 10,000 इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विटी शेयर इंक्रीज होना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो इसको यहाँ पे शो करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हेड में, दैट इज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 का 60,000 हो गया, तो 50 का 60 मीनिंग 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ इंक्रीज, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 प्लस। ओके, इसके बाद पीएनएल अकाउंट का बैलेंस था 4,000 5,000, डिफरेंस 1,000, वहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। इसके बाद क्रेडिटर्स वर्किंग कैपिटल पार्ट में आएंगे। क्रेडिटर्स 2500 रुपये ओपनिंग थे, 2500 ओपनिंग था, 4,000 क्लोजिंग था, तो 1500 क्रेडिटर्स बढ़ रहे। क्रेडिटर्स बढ़ रहे, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने परचेस किया होगा, तो परचेस किया होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया होगा, बट पेमेंट नहीं हुआ, तो डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट मीनिंग क्या होता है, प्लस। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर क्रेडिटर्स, यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल्स के अंदर क्रेडिटर्स 1500, वापस ऐड बैक करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। इसके बाद आफ्टर क्रेडिटर्स नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्रेडिटर्स हो गया। इसके बाद आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन की अमाउंट है 1,01500, टैक्सेशन में 1,01500, तो उसका टैक्सेशन का एक अकाउंट बनाएंगे, टैक्स प्रोविजन अकाउंट। तो यहाँ पे एक और अकाउंट बना देते हैं, टैक्स प्रोविजन अकाउंट, बराबर। नॉर्मली टैक्स प्रोविजन अकाउंट हर क्वेश्चन के अंदर होता है,
इसमें भी बना देते हैं। टैक्स प्रोविजन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल इसको शो कर दे। ओपनिंग और क्लोजिंग, तो टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग, टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग है 1000, क्लोजिंग है 1500, ओपनिंग 1000, क्लोजिंग 1500। ओके और करंट ईयर का जो टैक्स, ये ओपनिंग क्लोजिंग हमने यहाँ पे अभी लिख दिया। इसके बाद टैक्सेशन, जो करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन था उसको लिखना बाकी है, जब पीएनएल पढ़ेंगे तो वो लिखेंगे। एट प्रेजेंट टैक्सेशन का अकाउंट बना दिया, ठीक है। इसके बाद है डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड पेएबल यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको दिया है, बट एडजस्टमेंट में कहीं पे नहीं था। तो एडजस्टमेंट में कहीं पे नहीं था, तो इसका आंसर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो पहले आपको प्रीवियस ईयर की फिगर दी है, पहले करंट ईयर की फिगर है और ये प्रीवियस ईयर की फिगर है। तो इसमें आपको क्या समझने का, पहले चलो प्रीवियस ईयर की बात करें वापस एक बार, डिविडेंड वाला पॉइंट रिवाइज हो जाएगा। डिविडेंड पेएबल के लिए प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड आपको पेएबल यहाँ पे शो कर रहा है, मीनिंग प्रीवियस ईयर में इसकी एंट्री होगी पीएनएल में, तभी वो पेएबल शो कर रहा है। तो प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है वो करंट ईयर में पे किया होगा, और 2000 जो आपको करंट ईयर का डिविडेंड दिख रहा है, ये करंट ईयर में प्रोविजन किया होगा। तो प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड पे किया होगा तो उसकी एंट्री होगी डिविडेंड पेएबल टू कैश और बैंक। प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है वो पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में डेबिट हो चुका होगा। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड प्रीवियस ईयर में डेबिट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, सिंपल एंट्री डिविडेंड पेएबल टू कैश, और एंट्री में कैश बैंक आया तो एंट्री कैश बैंक आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी। और डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे पॉइंट नंबर सी में इसको शो करेंगे डिविडेंड पेड। प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड पेड हुआ था, कितना हुआ था, 1000। जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड 1000 पे किया था उसको यहाँ पे शो कर दिया। और करंट ईयर का जो 2000 डिविडेंड है ये पे नहीं हुआ है, इसीलिए डिविडेंड पेएबल में है, ये पे नहीं हुआ है, बट पीएनएल में डेबिट हुआ होगा, क्योंकि एंट्री पास की होगी पीएनएल टू डिविडेंड पेएबल। एंट्री क्या पास की होगी, पीएनएल टू डिविडेंड पेएबल। तो पीएनएल अकाउंट अगर आपने डेबिट किया है 2000 रुपीज से, तो पीएनएल को डेबिट किया तो अभी ये पे नहीं हुआ, तो नॉन कैश एक्टिविटी हो गया। तो पीएनएल में डेबिट हुआ था तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसको क्रेडिट करने के लिए जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट मीनिंग प्लस करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर का पॉइंट आएगा डिविडेंड प्रोविजन ऑफ ₹2000, डिविडेंड प्रोविजन ऑफ ₹2000, ठीक है। मीन शॉर्ट लास्ट ईयर का डिविडेंड पे हुआ है और करंट ईयर का प्रोविजन हुआ है। लास्ट ईयर का डिविडेंड पेड हुआ है और करंट ईयर का प्रोविजन हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिक्स एसेट्स की वैल्यू, फिक्स एसेट्स में प्रीमाइसेस फिक्चर्स, तो प्रीमाइसेस का ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, उसमें कोई चेंज ही नहीं है, प्रीमाइसेस के अंदर कोई चेंज ही नहीं है, तो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंट कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। फिक्चर्स का, तो फिक्चर का अकाउंट बना दिया, लास्ट में क्लोज कर लेंगे। व्हीकल, इसके बाद आता है व्हीकल का अकाउंट बना दिया, लास्ट में क्लोज कर देंगे। इसके बाद है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हम इसको लास्ट में शो करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के फॉर्म में। तो ये कैश इक्विवेलेंस है, इसको लास्ट में आपको याद रख के कैश के साथ शो करना है। इसके बाद है स्टॉक, इसको ये वाला पॉइंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पेंडिंग याद रखो। इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक 14,000 से 17,000 हुआ, तो स्टॉक 3,000 इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग स्टॉक खरीदा होगा, एंड स्टॉक खरीदा है तो आउटफ्लो होगा, एंड वर्किंग कैपिटल के अंदर स्टॉक आता है, तो स्टॉक को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में शो करेंगे 3000 आउटफ्लो, माइनस साइन से इसको शो करेंगे 3000 आउटफ्लो स्टॉक की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद स्टॉक हो गया डेटर्स, डेटर्स 6000 से 8000 हो गए, मीनिंग 2000 रुपये सेल्स किया होगा डेटर्स को। तो डेटर्स को हमने 2000 रुपये सेल्स किया था, तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। तो अब क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट का मीनिंग क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे सेल्स अपने डेटर्स को किया होगा, और डेटर्स यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, तो यहाँ पे डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में शो करेंगे। 2000 रुपये का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, बट कलेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि डेटर्स बढ़ रहे सामने, तो कलेक्शन नहीं हुआ है। तो सेल्स क्रेडिट हुआ था, तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, पीएनएल को डेबिट करेंगे। डेबिट मीनिंग क्या करेंगे, माइनस। तो डेटर्स यहाँ पे 2000 से इसको माइनस करेंगे, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डेटर्स हो गया, एंड लास्ट में कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक का ओपनिंग है 8500,
और कैश इक्विवेलेंस का ओपनिंग था 1000, ये दोनों को साथ में दिखाना पड़ेगा 8500 एंड 1000, टोटल कितना 9500। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस यहाँ पे शो करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 9500, 8500 प्लस 1000 9500, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को शो करेंगे। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में क्या आएगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग कैश कितना है 6000 और क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंस कितना है 2000, तो 6000 प्लस 2000 कम्स टू 8000। तो फाइनली जब इसको आप क्लोज करोगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 8000 आंसर होना चाहिए। और ये 9500 जो ओपनिंग था, ये ओपनिंग को भी आप आउटर कॉलम में शो कर सकते हैं, कर ही देना इनफैक्ट। 9500 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस और क्लोजिंग कितना आएगा, तो क्लोजिंग 6000 प्लस 2000 टोटल 8000, मीनिंग ये 8000 जो है ये इनफैक्ट अपना आंसर है, वो आंसर हमें मैच करना है 8000 का, ठीक है। सो बैलेंस शीट के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब पीएनएल देख लेते हैं, पीएनएल की जितने भी इन्फॉर्मेशन दी है, छोटा सा पीएनएल आपको दिया है, इनफैक्ट पूरा पीएनएल नहीं दिया है, पीएनएल आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चालू किया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 4500, इसका कुछ नहीं करेंगे। टैक्स प्रोविजन 1500, ये टैक्स प्रोविजन की इफेक्ट आपको अकाउंट में देनी पड़ेगी, तो उसका हमने टैक्स प्रोविजन अकाउंट बनाया था 1500, इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। तो टैक्स प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन, सो 1500 पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन 1500, और एंट्री में आपने क्या बोला, पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन, पीएनएल को डेबिट किया तो माइनस हुआ होगा, तो वापस क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे, प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन से शो करेंगे टैक्स प्रोविजन, थर्ड नंबर का पॉइंट यहाँ पे। टैक्स प्रोविजन की इफेक्ट प्लस करनी पड़ेगी। टैक्स प्रोविजन की फिगर वापस एक बार चेक कर ले कितनी थी, तो टैक्स प्रोविजन में 1500 की अमाउंट थी, इसको यहाँ पे टैक्स प्रोविजन के अंदर इसको प्लस कर देंगे 1500, टैक्स प्रोविजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट 1500 ये हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर कितना है, तो 2000। ये डिविडेंड करंट ईयर का जो डिक्लेयर किया है, ये पीएनएल में डेबिट हुआ, तो इसको पीएनएल में वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। और इसकी इफेक्ट ऑलरेडी हमने जब बैलेंस शीट पढ़ रहे थे तभी हमने इसकी डिविडेंड वाली इफेक्ट दे दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 का जो डिविडेंड है, यहाँ पे डिविडेंड प्रोविजन यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुका है, और ये अभी तक पे नहीं हुआ है, तो आउटफ्लो में शो नहीं करेंगे। आउटफ्लो में कौन सा शो किया था, प्रीवियस ईयर का, और यहाँ पे एड बैक कौन सा किया, ये करंट ईयर का। तो करंट ईयर का जो डिविडेंड है 2000, इसको हमने यहाँ पे प्रॉफिट में वापस ऐड बैक कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिविडेंड वाला पॉइंट हो गया, एंड देन आफ्टर रिटर्न प्रॉफिट इज गिवन, डिविडेंड के बाद रिटर्न प्रॉफिट फाइनली 1000 रहता है, ठीक है। इसका आपको कुछ नहीं करना है। सो फाइनली ऑल थिंग्स आर कवर्ड, बैलेंस शीट देख लिए, एडजस्टमेंट्स देख लिए, पीएनएल इन्फॉर्मेशन देख ली, ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड। अब टोटल करना बाकी खाली। तो टोटल करने के लिए नेट प्रॉफिट था 1000, फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल करें, तो यहाँ तक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल 3500 प्लस 2000 प्लस 1500 कम्स टू 7000। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 7000, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल 7000 प्लस 1000, और इनकम पार्ट के अंदर ये माइनस साइन के अंदर ये 700 था, एंड 7000 माइनस 7000 प्लस 1000 8000, 8000 माइनस 700 दैट इज 7300। ये 7300 जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये आंसर आया 7300। फिर इसके अंदर वर्किंग कैपिटल का चेंज प्लस माइनस करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल में चेंज नेगेटिव ज़्यादा है, 5000 नेगेटिव है, 1500 पॉजिटिव है, सो नेगेटिव आएगा 3500, नेगेटिव आएगा वर्किंग कैपिटल 3500, 7300 माइनस 3500 कम्स टू 3800 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो आंसर आया था दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर कैश फ्लो बिफोर टैक्स 3800। इसके बाद जो हमें अकाउंट्स क्लोज करने बाकी थे वो अकाउंट्स क्लोज कर लेते। एक टैक्स प्रोविजन अकाउंट बाकी था, वो क्लोज कर लेते। तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट हमें जो क्लोज करना बाकी था, तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट में 1000 प्लस 1500 माइनस 1500 कम्स टू 1000 रुपीज़ टैक्स पेड। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1000 का, ये 1000 डिफरेंस आ रहा है, इट शोज कैश टैक्स पेड। तो टैक्स पेड हुआ था कितना, 1000 रुपीज़। इसकी एंट्री टैक्स प्रोविजन टू बैंक, तो टैक्स पेड जो अमाउंट था वो टैक्स पेड अमाउंट यहाँ पे 1000 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो ये आंसर 1000 यहाँ से माइनस होगा।
फिर फाइनल यहाँ पे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 2800, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में कुछ नहीं है, और फाइनल नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी 2800, और इसको आप आउटर कॉलम में भी शो कर सकते हैं 2800 फाइनल आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसके बाद एक दो अकाउंट और हमने बनाए थे जिसको अपने क्लोज करना बाकी था। दो अकाउंट थे, फिक्चर्स अकाउंट और व्हीकल अकाउंट, इसको क्लोज कर लेते। फिक्चर अकाउंट और व्हीकल अकाउंट के अंदर इसको क्लोज करें तो पहले फिक्चर्स को क्लोज कर लेते। तो फिक्चर्स का क्रेडिट साइड टोटल है 18,000 और माइनस 11,000, तो डिफरेंस कम टू 7,000। 7,000 का डिफरेंस आएगा। दिस डिफरेंस शोज व्हाट, फिक्चर्स का हमने परचेज किया होगा, फिक्चर्स को हमने परचेज किया होगा। कितने पे? 7,000 पे फिक्चर्स परचेज किया होगा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो इसको यहाँ पे सेकेंड नंबर का पॉइंट लिखेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना? नॉट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,000 परचेज किया होगा, डेबिट से डिफरेंस आ रहा है, सो परचेज किया होगा इसको 7,000 माइनस साइन से शो करेंगे परचेज को, ओके। और एक और अकाउंट था साथ में, दैट इज व्हीकल अकाउंट, इसको क्लोज कर दे व्हीकल अकाउंट को। तो इसमें भी परचेज आएगा, डेबिट साइड डिफरेंस आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रहा है। 2500 प्लस 1700 प्लस 12,500 माइनस 8,000 माइनस 700, डिफरेंस कम्स टू 8,000। 8,000 का जो डिफरेंस आया दैट इज व्हीकल परचेज किया होगा, तो इसको एंट्री पास करेंगे, व्हीकल टू कैश और बैंक 8,000। तो व्हीकल परचेज किया, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो इसको यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट दैट इज परचेज ऑफ व्हीकल, दैट इज 8,000, ये भी आउटफ्लो होगा, इसको भी माइनस साइन से शो करेंगे आउटफ्लो, ठीक है। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऑलरेडी टोटल कर दिया था, दो अकाउंट बाकी थे वो क्लोज कर दिए। इन्वेस्टिंग को क्लोज कर दे, इन्वेस्टिंग में 7,000 प्लस 8,000 माइनस 1,700 कम्स टू 13,300। 13,300 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन आफ्टर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर है 9,000, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर है 9,000 बराबर। और देन आफ्टर फाइनली सबका टोटल प्लस माइनस करे तो ऑपरेटिंग का आंसर है 2800 माइनस 13,300 प्लस 9,000 कम्स टू माइनस 1500। ये तीन का आंसर आ रहा है माइनस 1500, और उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 9500 ऐड करो, 9 माइनस 1500 प्लस 9500, आंसर कम्स टू 8,000 फाइनल आंसर। सो ये सबका टोटल प्लस माइनस करो तो फाइनल आंसर 8,000 मैच हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे होमवर्क सेक्शन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, कैश फ्लो स्टेटमेंट होमवर्क सेक्शन अगेन। क्वेश्चन पढ़ते, 22 नंबर क्वेश्चन। Question is, Mrs. Jyoti of Star Oil Limited has collected following information for the preparation of cash flow statement for the year ended 31st March 2015. आपको 31st March 2015 की इन्फॉर्मेशन दी है। अब क्वेश्चन आप देखो, कुछ और फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है, ना तो आपको बैलेंस शीट दिया है, ना तो P&L दिया है, ना तो कोई एडजस्टमेंट्स दिया है, जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है जिसके ऊपर से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। वैसे देखने जाए तो क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल है, कैश फ्लो बनाने के लिए ना P&L है, ना बैलेंस शीट है, ना एडजस्टमेंट्स है। एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे, जो एक्टिविटी के अंदर जो ट्रांजेक्शन ट्रांसफर होता होगा उसको ट्रांसफर करते जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग दिया है नेट प्रॉफिट बराबर। अब ये नेट प्रॉफिट जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, हम हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो हमेशा हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, नॉट एज पर P&L अकाउंट। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है नेट प्रॉफिट, ये बैलेंस शीट तो है नहीं क्वेश्चन में, ये तो इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो दिया ही नहीं है। तो ये नेट प्रॉफिट जो होगा, ये नेट प्रॉफिट विल बी एज पर दी P&L अकाउंट बराबर। आपको क्वेश्चन में याद रखने के लिए लिखना हो तो लिख सकते हैं, दिस इज नेट प्रॉफिट एज पर व्हाट, this is net profit as per what, net profit as per P&L account, this is not net profit as per balance sheet, so this is net profit as per P&L account बराबर। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि एज पर P&L अकाउंट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बैलेंस शीट नहीं दी है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो कौन सा होगा, बिफोर अप्रोप्रिएशन। कैसा प्रॉफिट होगा, बिफोर अप्रोप्रिएशन। बाजू में आपको और लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एज पर P&L अकाउंट, और दिस प्रॉफिट इज बिफोर अप्रोप्रिएशन। ये
बैलेंस शीट में से अगर आप लेते तो आफ्टर अप्रोप्रिएशन होता, बट दिस इज बिफोर अप्रोप्रिएशन बिकॉज ये P&L में से आया है। तो नेट प्रॉफिट 25,000 है, वहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसका एडजस्टमेंट करते जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। क्वेश्चन सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज फॉर P&L अकाउंट कितना था 25,000। तो यहाँ से अपना स्टार्टिंग क्वेश्चन नेट प्रॉफिट एज फॉर P&L अकाउंट यहाँ से 25,000 से स्टार्ट करते। सो यहाँ अपना प्रॉफिट लिख देते स्टार्टिंग 25,000 नेट प्रॉफिट एज फॉर P&L अकाउंट। इसके बाद सेकेंड नंबर का पॉइंट आता है डिविडेंड का। अब डिविडेंड में लिखा है इंक्लूडिंग डिविडेंड टैक्स पेड, ठीक है। डिविडेंड के लिए आपको ऐसा बोला है कि डिविडेंड पेड 8535, डिविडेंड प्रपोज ऐसा नहीं बोला है, डिविडेंड पेड लिखा है। तो डिविडेंड पेड यानी ये कौन सा डिविडेंड हुआ, इंटरिम डिविडेंड हुआ एंड इट इज ऑलरेडी पेड। तो अगर ये पे कर दिया होगा तो इसकी एंट्री पास की होगी P&L अकाउंट टू कैश अकाउंट, P&L में से पे किया होगा ऑब्वियसली, तो P&L अकाउंट को डेबिट किया होगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, एंट्री की होगी P&L टू कैश बैंक, बराबर। अब P&L अकाउंट डेबिट किया तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में P&L में डेबिट हुआ और डिविडेंड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो डिविडेंड आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में। और हम दूसरी इफेक्ट P&L में क्या करते हैं, डिविडेंड अगर आप पे किया है P&L में डेबिट किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो P&L में डेबिट किया तो वापस क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट मीनिंग प्लस करेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिविडेंड वाला जो पॉइंट होता है डेप्रिसिएशन के जैसे डिविडेंड को हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे P&L को जो डिविडेंड का पोर्शन है उसको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में उसको हम नॉर्मली प्लस करते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग है ये चेंज हो रहा है। ये क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग है ये प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन नहीं है, आफ्टर अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये बिफोर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है। एंड इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस हुआ ही नहीं है, अप्रोप्रिएशन अभी तक हुआ ही नहीं है। क्वेश्चन में अप्रोप्रिएशन वाला जो पोर्शन है वो हुआ है नहीं, तो प्रॉफिट आपको जो दिया वो कैसा है, बिफोर अप्रोप्रिएशन, मीनिंग डिविडेंड माइनस ही नहीं हुआ है, तो फिर वापस प्लस क्यों करेंगे। तो डिविडेंड वाला जो पॉइंट है वो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे एडबैक करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली याद रखना है। अगर बैलेंस शीट में से अगर आप P&L का प्रॉफिट लेते हैं तो डिविडेंड 110% ऐड करते, बिकॉज वो बैलेंस शीट में से जो P&L का प्रॉफिट निकलता है वो आफ्टर अप्रोप्रिएशन निकलता है। बट ये वाला जो प्रॉफिट है दिस इज बिफोर अप्रोप्रिएशन एंड उसमें से अप्रोप्रिएशन हुआ ही नहीं है, माइनस हुआ ही नहीं है, तो प्लस क्यों करेंगे। तो डिविडेंड यहाँ पे एडबैक करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट के अंदर प्लस करने की जरूरत नहीं है, बट ये इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो इसको शो करना पड़ेगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको शो करेंगे डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको शो कर देंगे, करना ही पड़ेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पे हुआ है, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना पे हुआ था, तो ये प्रॉफिट था और ये डिविडेंड है 8535, तो डिविडेंड पे हुआ था 8535, तो इसको माइनस साइन से डिविडेंड पेड 8535 यहाँ पे माइनस साइन से शो करेंगे 8535, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 5,000 रुपीज़। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है कितना, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 5,000। अब ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, टैक्स पेड नहीं है। अब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की एंट्री क्या होगी, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की एंट्री होती है P&L टू टैक्स प्रोविजन, एंट्री क्या होती है P&L टू टैक्स प्रोविजन। अगर ये P&L में डेबिट हुआ है तो प्रॉफिट में वापस इसको एड बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट जो आपका है बिफोर अप्रोप्रिएशन है, बट आफ्टर तो टैक्सेशन होगा। सी अपना जो लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया उसमें फॉर्मेट आपको याद होता है, ऐसा होता है नॉर्मली, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स प्रोविजन माइनस होता है, क्या माइनस होगा, टैक्स प्रोविजन माइनस होगा, और टैक्स प्रोविजन माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। टैक्स प्रोविजन माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बैलेंस आता है उसमें से फिर अप्रोप्रिएशंस की वैल्यू माइनस होती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो वैल्यू होती है उसमें से अप्रोप्रिएशन माइनस होता है। हम नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन हम अप्रोप्रिएशन के बाद के प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, बट एट प्रेजेंट जो अपना प्रॉफिट है वो ये वाला है, PAT वाला, समझे आप। तो अप्रोप्रिएशन खाली माइनस नहीं हुआ है, हमने क्वेश्चन यहाँ से PAT से स्टार्ट किया है, तो अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं हुआ है, पर टैक्स की जो प्रोविजन की अमाउंट है वो तो माइनस हो चुकी है, एंड टैक्स प्रोविजन जो हुआ ये तो नॉन कैश एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसको वापस प्लस करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे एड बैक करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे टैक्स प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन की अमाउंट, एंड अमाउंट कितना था 5,000, तो यहाँ पे टैक्स प्रोविजन की फिगर शो कर देंगे ₹5,000, ओके। इसके बाद टैक्स प्रोविजन हो गया। इसके बाद है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर 4248, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर 4248। अब इनकम टैक्स पे जो हुआ है वो इनकम टैक्स पेमेंट की एंट्री हम यहाँ पे शो करते हैं टैक्स पेड के फॉर्म में 4248।
तो यहाँ पे इसको 4248 टैक्स पेड के हेड में इसको शो करेंगे 4248 इनकम टैक्स पेड, ठीक है। इसके बाद इनकम टैक्स पेड हो गया। इनकम टैक्स पेड की एंट्री क्या होगी, टैक्स पेबल टू कैश और बैंक, यानी एक ही जगह पे इसको शो करेंगे टैक्स पेड के फॉर्म में। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, इसके बाद क्या आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। अब असेट बेचने से लॉस हुआ तो इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया होगा, कितने में सेल किया वो सब बातें आप जाने दो अभी। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तो इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया होगा, एंड पीएनएल अकाउंट में डेबिट हुआ तो माइनस हुआ होगा तो वापस क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे जो लॉस ऑन असेट था उसको पहले तो पीएनएल में डेबिट किया था, तो क्रेडिट करके उसको एड बैक करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कितना था 40, तो 40 पहले ऐड कर देंगे। इसके बाद बुक वैल्यू ऑफ द असेट सोल्ड, इसके नीचे दिया है बुक वैल्यू ऑफ द असेट सोल्ड इज 185। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 185 की असेट थी और उसको 40 रुपये लॉस पे सेल किया, वो लॉस की अमाउंट ऊपर दी है। 185 की बुक वैल्यू है और 40 रुपये लॉस पे सेल किया, तो फाइनली इसको सेल कितने पे किया होगा, 185 पे, 145 पे, 185 माइनस 40 रुपीज़ लॉस पे सेल किया था, सो 145 इसकी सेल वैल्यू होगी। तो इसकी सेल वैल्यू क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली आपको दे दी है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हेड में आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको शो करेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 145। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉस की वैल्यू माइनस करने के बाद इट इज़ 145 इनफ्लो होगा, इसको प्लस साइन पे शो करेंगे। इसके बाद है बुक वैल्यू ऑफ दी असेट्स हो गया। डेप्रीशिएशन चार्ज 20,000, डेप्री की अमाउंट कितनी है 20,000। डेप्रीशिएशन का हम क्या करते हैं, डेप्री को पीएनएल में डेबिट करते हैं और ये नॉन कैश एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसको वापस यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे थर्ड नंबर का पॉइंट आएगा, दैट इज डेप्रीशिएशन कितना था, तो डेप्री की फिगर थी ₹20,000, तो 20,000 का डेप्रीशिएशन यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। डेप्री की फिगर 20,000 ऐड बैक हो गया। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट इज 100। इन्वेस्टमेंट सेल करने पे प्रॉफिट हुआ था, एंड प्रॉफिट हुआ था तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट किया होगा। प्रॉफिट जो हुआ, अगर पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो वापस डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग में नहीं आना चाहिए। तो क्रेडिट हुआ तो डेबिट कर दो, डेबिट मीनिंग माइनस कर दो, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 100 शो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड 27,765। जो हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए 100 रुपये प्रॉफिट के, तो उसकी जो बुक वैल्यू थी ना वो थी 27,765। इसकी बुक वैल्यू है 27,765 इसकी बुक वैल्यू है, और इसको हमने 100 रुपये प्रॉफिट पे सेल किया था, तो 100 रुपये इसका प्रॉफिट ऐड करो तो 27,865 होगा इसका सेल वैल्यू। 27,865 100 रुपये का प्रॉफिट ऐड कर दो इन शॉर्ट, तो 27,865 इसकी सेल वैल्यू होगी। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हेड में इसको शो करेंगे 27,865। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये कौन सा पॉइंट था, यस इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट, और ऊपर वाला जो था वो असेट था, दैट वाज नॉट इन्वेस्टमेंट, ऊपर वाला था सेल ऑफ असेट था, दिस वाज सेल ऑफ असेट और दिस वन इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 27,865 वो 100 रुपये का जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट को हमने एड बैक कर दिया, एंड 27,865 दैट इज दी सेल वैल्यू रिसीव 27,865। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 2506। अब इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 2506, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होता है, बट है इंटरेस्ट मिलना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो होना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करने के लिए पीएनएल में पहले क्रेडिट किया होगा, तो क्रेडिट किया तो अब क्या करेंगे डेबिट। तो डेबिट मीनिंग क्या होता है, तो डेबिट मीनिंग माइनस होता है, तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम का जो हेड है वहाँ पे इसको पहले शो कर देंगे इंटरेस्ट इनकम 2506 बराबर। और ये जो इंटरेस्ट मिला होगा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट भी होगा, तो इसको यहाँ पे भी शो कर देंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2506, इसको यहाँ पे भी शो कर देंगे 2506। इसके बाद इंटरेस्ट हो गया,
इसके बाद है इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 10,000 और उसके नीचे लिखा है इंटरेस्ट पेड 10520। अब यहाँ पे दो बातें अलग है, इंटरेस्ट एक्सपेंस वर्ड लिखा है और इंटरेस्ट पेड लिखा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का मीनिंग ये हुआ कि ये जो अमाउंट है ये इसको हमने P&L अकाउंट में डेबिट किया होगा, पे नहीं किया। ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इसको P&L में डेबिट किया होगा। और यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर, मीनिंग P&L में डेबिट कुछ और हुआ है और पेमेंट कुछ और हुआ है। P&L में डेबिट कितना हुआ था 10,000 और पेमेंट कितना हुआ है 10,520। में भी होगा कि प्रीवियस ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की अमाउंट होगी तो उसको भी इस साल पे कर दिया होगा। सो P&L में डेबिट अलग हुआ है और पेमेंट अलग हुआ है, दोनों जगह एक P&L में जो एडबैक करेंगे वो अमाउंट अलग होगी और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो शो करेंगे वो अमाउंट डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट है 10,000, मीनिंग P&L अकाउंट में डेबिट कितना हुआ होगा 10,000 और ये इंटरेस्ट पे करना हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको P&L में डेबिट हुआ होगा तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट मीनिंग क्या होगा प्लस। तो यहाँ पे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस के फॉर्म में इसको शो कर दे 10,000 रुपीज़, इंटरेस्ट एक्सपेंस के हेड में इसको शो कर दे 10,000 रुपीज़ और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो करना पड़ेगा इंटरेस्ट पेड। बट यहाँ पे जो अमाउंट होगी ये अमाउंट डिफरेंट होगी एंड अमाउंट इज 10 समथिंग, अमाउंट गिवन वॉज इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर 10520 बराबर। सो यहाँ पे शो करेंगे 10520 जो पे हुआ था। सो आउटफ्लो में कैश आउटफ्लो में शो करेंगे 10520 और P&L में प्लस करेंगे 10,000 बिकॉज वो P&L में डेबिट भी 10,000 ही हुआ था। सो उतना ही P&L में एड बैक करेंगे। इसके बाद है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है 56081, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ इसका मीनिंग क्या हुआ, अब वर्किंग कैपिटल जो इंक्रीज हुआ इसको कोई एक नाम दे दो, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल समझो इसको डेटर्स मान ले, वर्किंग कैपिटल बढ़ी मीनिंग करंट एसेट बढ़ी, इसका मीनिंग ये हुआ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई, इसका मीनिंग क्या हुआ करंट एसेट ज़्यादा है करंट लायबिलिटी से, मीनिंग करंट एसेट ज़्यादा है, करंट एसेट बढ़ी। करंट एसेट का कोई भी एक एग्जांपल ले लो लाइक डेटर्स। तो डेटर्स जो है यहाँ पे इतने बड़े, समझो ये वर्किंग कैपिटल को एक मैंने नाम दे दिया डेटर्स। तो डेटर्स 56,081 से डेटर्स बढ़े। अब डेटर्स कब बढ़ते, सेल्स बढ़ता है तब। तो इसकी इफेक्ट क्या होगी, जब सेल्स बढ़ा होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया होगा और डेटर्स को बैलेंस शीट में बढ़ाया होगा क्योंकि कैश कलेक्शन नहीं हुआ तभी डेटर्स बढ़े होंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बट कलेक्शन हुआ नहीं है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बट कलेक्शन नहीं हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करो, डेबिट मीनिंग क्या करो माइनस। सो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, बोलो तो माइनस आएगा। बराबर समझ आया आपको, ना समझ आए तो इसको कोई एक नाम दे दो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी क्या करना है। सो 56081 दैट इज पार्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। तो अपना जो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट यहाँ पे होता है उसके अंदर इसको शो कर देंगे 56081। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। परचेज ऑफ फिक्स एसेट कितना 14560। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है तो इसको यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो कर देंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट। परचेज ऑफ फिक्स एसेट माइनस साइंस आएगा 14560, अमाउंट एक बार चेक कर ले 14560 परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको शो कर दिया 14560, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो कर देंगे बिकॉज वो परचेज था। ठीक है, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, अब इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा। तो जॉइंट वेंचर यानी कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया 3850, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हेड में ही इसको शो करेंगे पॉइंट नंबर 5 करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर 3850, ये भी माइनस साइन से शो करेंगे, इसको भी माइनस साइन से शो करेंगे 3850 इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर। इसके बाद 3850 अमाउंट चेक कर ले 3850। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस। एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्शन वर्क मीनिंग कोई फिक्स एसेट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट्स किया 34740। बोलो कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वेस्टमेंट करें ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा 34740। तो अगेन ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे पॉइंट नंबर 6 इन्वेस्टमेंट्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ WIP बराबर। अमाउंट कितना था, तो अमाउंट था 34740।
34,740 ये भी आउटफ्लो होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आउटफ्लो होगा, तो माइनस साइन से शो करेंगे 34,740। इसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन एरियर्स कितना है 2, तो प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन एरियर्स इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कॉल्स इन एरियर्स के पैसे मिले तो शेयर कैपिटल की कुछ बात हो रही है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। कॉल्स इन एरियर्स रिसीव हो रहा है कितना 2। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ कैपिटल ग्रांट। अब कैपिटल ग्रांट जो मिलना होता है, कैपिटल ग्रांट जो होता है वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, आपकी कैपिटल का पार्ट होता है। गवर्नमेंट के पास से या कहीं से भी आपको ग्रांट मिल रही है कैपिटल के लिए, तो इट इज़ योर कैपिटल एक्टिविटी मीनिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैपिटल ग्रांट रिसीव हुई है तो इनफ्लो होगा एंड ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो इसको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉइंट नंबर 4 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैपिटल ग्रांट रिसीव, इसको हेड देंगे कैपिटल ग्रांट रिसीव कितना 12। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कैपिटल ग्रांट हो गया। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 25,980, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था 25,980, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो हुआ ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहाँ पे बोरिंग्स जो भी होता है शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा, दैट इज 25,980। तो 25,980 ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इनफ्लो होगा 25,980 इनफ्लो शो करेंगे। इसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 20,575, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का जो कलेक्शन हुआ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स से जो कलेक्शन हुआ दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का जो बाइफर्केशन होता है वो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। आपने बोरोइंग्स जो किया है, बोरोइंग्स आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो दोनों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो कर देंगे। एंड अमाउंट वाज 20,575, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 20,575, ये भी आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा 20,575, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया। इसके बाद है ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस है 5,003 एंड 6,988 क्लोजिंग कैश बैलेंस। सो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 5,003, इसको यहाँ पे शो कर देंगे 5,003 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हो 6,988, तो दैट इज 6,988, इसको यहाँ पे शो करेंगे 6,988 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 6,988। ओके, If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.